Hi there, this is Pankhuri Mishra and you're watching Visionary Voices. हमारे जीवन में इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक उसी तरीके से जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए खाना खाना या पानी पीना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के एडवाइसेस अगर मैं दूं तो शायद वो एप्रोप्रिएट ना हो। इसलिए आज हमने आपके लिए हमारे बीच में बुलाया है सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मिस्टर गौरव गोयल जी को। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ पे आके अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं इन्वेस्टमेंट के फील्ड में एंड लोगों की लाइफ को बेहतर बना सकूं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें कई सारी बातें, कई सारे पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं। लेकिन बिफोर गोइंग ओवर देयर आई लाइक टू आस्क यू कि इन्वेस्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आज के सेंचुरी में। सो इन्वेस्टमेंट हमेशा से बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत समय तक मैंने देखा है कि लोगों ने इसके ऊपर इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं है पहले जितनी अब देने लगे हैं। पर देर इज़ अ वे ऑफ डूइंग इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स करने का एक तरीका होता है। हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं देर इज़ अ मेथड टू मैडनेस। और ये मेथड टू मैडनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मार्केट्स जो खासकर इक्विटी मार्केट्स एक पागल खाने की तरह, एक मैड हाउस की तरह हैं। और ऐसे माहौल में, ऐसे सिचुएशन में एक अगर आप मेथड के साथ अगर आप इन्वेस्टिंग करें, इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। बहुत फर्क पड़ता है। आपकी वेल्थ जनरेशन, आपका वेल्थ क्रिएशन में ये सब बहुत मैटर करता है कि आप सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करें। और आप देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो सकती है अगर आप सही ढंग से कर सकें। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी वेल्थ रिड्यूस हो सकती है या डिवाइड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है। सो हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही ढंग से अपने रिस्क को समझकर सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करें। एंड दैट इज़ द कोर बिलीफ एंड कोर थीसिस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्लान। सो हम लोगों को उसी को फॉलो करना चाहिए, सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए फ्रॉम अ वेल्थ पर्सपेक्टिव ये बहुत ज़रूरी है। सो सर, टॉकिंग अबाउट द मेथड्स लाइक यू जस्ट मेंशन, या राइट मेथड्स अप्लाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, या राइट पाथ पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फॉर द वेरी इंडिया इज समथिंग विच इज इज लाइक इन द ग्रोइंग फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पार्ट। अभी इंडिया की जो ऑडियंस है वो ग्रो कर रही है या इन्वेस्टमेंट को लेके। सो व्हाट यू सजेस्ट, व्हाट शुड बी द राइट वेज एंड व्हाट शुड बी द राइट मेथड अकॉर्डिंग टू यू? सो जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और मैंने आपको मेथड टू मैडनेस वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, इट्स अ शेक्सपियरियन फ्रेज। बट ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत वैलिड रहता है। तो जब हम कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हर कोई तो नहीं करता है लेकिन एक करना चाहिए जितने लोग कर सकते हैं। तो उस कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है एज एन इन्वेस्टर। सिर्फ ये नहीं कि मेरे अंकल ने कहा या मेरे पापा ने कहा या मेरे फ्रेंड ने कहा कि ये इन्वेस्टमेंट कर दो और हमने कर दिया। इट शुड नॉट बी लाइक दिस। आपका एक हेलीकॉप्टर व्यू होना चाहिए अपनी टोटल वेल्थ को लेके। लेट अस अज्यूम आपके पास 100 रुपीज हैं, तो आपको इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले अपना रिस्क जानना बहुत जरूरी होता है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं। राइट। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम माय रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एग्जैक्टली। एंड जितने ऑडियंस बैठे हैं हम लोग इसे टेलर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। जैसे एक टेलर है, हर एक का मेजरमेंट प्रैक्टिकली अलग। डिफरेंट होता है, उसी तरह से एक इन्वेस्टमेंट जर्नी में हर एक इंडिविजुअल इज डिफरेंट। नो टू पीपल आर रियली अलाइक। सो जब हम कोशिश करते हैं कि हर एक के लिए टेलर्ड सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकें, उसके लिए हम सबसे पहले कस्टमर्स का या क्लाइंट्स का रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेजर करते हैं कि कितना रिस्क लिया जा सकता है। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस, बट जहाँ तक हम कोशिश करते हैं उसे राइट साइज पे लेके आ सकें टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। उसके बाद हम उनका बेसिस ऑन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी हम उनका असेट एलोकेशन करते हैं। राइट। असेट एलोकेशन मतलब लेट अस अज्यूम कोई रिस्क हाईली अग्रेसिव कस्टमर है जिसको जो हाई रिस्क लेना चाहता है अपने पोर्टफोलियो पे,
और उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी उसी के हिसाब से रहती है नेचुरली। तो अगर कोई हाई रिस्क कस्टमर है, वो चाहता है कि मैं 20% पे मेरी वेल्थ हर साल ग्रो हो, तो उसका ऑब्वियसली उसके जो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, उसके इन्वेस्टमेंट्स भी उसी तरह से होने चाहिए इन हाई रिस्क प्रोडक्ट्स एंड लेसर इन लेस रिस्क प्रोडक्ट्स फॉर जनरेटिंग मोर रिटर्न्स। On the other side of the spectrum are customers जिनका रिस्क प्रोफाइल इज रिस्क अवर्स और कंजर्वेटिव, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल माय फादर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि वो शायद रिस्क नहीं लेना चाहें। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, जनरली ओल्डर पीपल हैव लेसर एबिलिटी टू टेक रिस्क, बट दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, बट समवॉट ट्रू। तो ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के लिए हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करवाएंगे जहाँ पे करना चाहिए उनको, जहां पर रिस्क कम हो उनके प्रोडक्ट्स में। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और डेट म्यूचुअल फंड्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स में उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किस रेशियो में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हाई रिस्क प्रोडक्ट्स, लो रिस्क प्रोडक्ट्स, उसको हम असेट एलोकेशन बोलते हैं। इस असेट एलोकेशन को हम आपका रिस्क प्रोफाइलिंग से निकालते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग कितना रिस्क बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर मैंने, आप लो रिस्क इन्वेस्टर और मैंने आपका सारा पैसा इक्विटीज में लगवा दिया और आपके 5 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए में रह जाएगा, तो आप मुझे कभी माफ नहीं करोगे। सो इसी तरह से अगर कोई हाई रिस्क, हाई जिसको रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस हाई है और उसका रिस्क प्रोफाइल हाई रिस्क वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं उसे 5 या 6% का नेट रिटर्न दूंगा, he will say यार मैं, I'm not made for this 5% return, I wanted a 20% return on my investment and आपने ये दिया। So that is why I say कि हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर, और यही इन्वेस्टमेंट जर्नी है। और ये प्रोफाइलिंग भी चेंज होती रहती है, तो हमें ये रिपीट करना पड़ता है। मार्केट सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, हमें उसके हिसाब से टेलर करना पड़ता है अपनी चीज़ों को, हमेशा एक तरह की सिचुएशन नहीं रहती है। सो इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट द मार्केट्स। यू नो व्हाई यू आर गिविंग मी द आंसर, मुझे एक चीज़ देखने को मिली। आपने बताया कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे रिस्क लोग कम लेना चाहते हैं। बट टॉकिंग अबाउट द यूथ, अभी इंडियन यूथ बहुत तेजी से हम बहुत तेजी से ग्रो करना चाहती है, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहती है, और कहीं ना कहीं वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा घुस चुकी है। एंड आई एम यू नो इट्स वेरी स्ट्रेंज, आजकल के टाइम पे बहुत सारे यूथ लोगों से जब मैं मिलती हूँ, बातचीत होती है, तो वो ये कहते हैं कि दे आर एज एन एज एन प्रोफेशनल दे आर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर। So how like good it is it a like good profession and what should so as I said, पंखुड़ी मैं बहुत सारे तरह के डिफरेंट क्लाइंट से मिलता हूँ। मैं ऐसे क्लाइंट से भी मिला हुआ हूँ, जस्ट टू डाइग्रेस अ लिटिल, ऐसे क्लाइंट से भी मिला हूँ जिनकी एज 85-90 इयर्स की है, बट दे जस्ट वांट टू टेक वेरी हाई रिस्क इन देयर पोर्टफोलियो एंड दे डोंट वांट टू जनरेट हाई रिटर्न्स। बट जनरल ट्रेंड इज दिस दैट एज यू टेंड टू ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आप कम रिस्क लेना चाहते हो पोर्टफोलियो को। सो दैट इज वाई से कि टेलर्ड सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कमिंग टू यूथ, आजकल एक्चुअली क्या है कि एक इक्विटी मार्केट्स जो होते हैं, स्टॉक मार्केट्स जो होते हैं, बड़े फैसिनेटिंग होते हैं, ग्लैमर असेट्स होते हैं, जहाँ पे सब लोग जाना चाहता है, दे वांट टू मेक क्विक मनी, कि आज हम लोग पैसा लगाएं, 4 दिन बाद डबल हो जाए और हम लोग ओवरनाइट मिलियनेयर्स बन जाए। सो बट प्रैक्टिकलिटी इट इज वेरी डिफरेंट, ऐसा होता नहीं है। आप कसिनो में जाते हैं, तो आप गैम्बलिंग करेंगे, कसिनो में गैम्बलिंग करेंगे, तो आपका कभी कभी आपका लॉटरी लगेगी, आपका मतलब नंबर, रूले खेलेंगे तो नंबर आपका 36 में से 1/36 का प्रोबेबिलिटी रहता है जीतने का। अगर आप एक पर्टिकुलर नंबर 35 टाइम्स मे बी मोर, एक्चुअली आप यू विल नॉट मेक मनी आउट ऑफ द मनी दैट यू पुट इन। इसी तरह से अगर आप बिना सोचे समझे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर देंगे, स्पेशली यूथ, किसी ने कहा कि अरे ये स्टॉक खरीद लो, और वो इट डज नॉट वर्क लाइक दिस कि आपने ये स्टॉक ले लिया और वो 2 दिन में डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रियलिटी। सो प्रैक्टिकलिटी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन whatever tips people are giving in. तो हम लोग को ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह से करें, स्पेशली यूथ। उन्होंने साइकिल्स भी नहीं देखी है इन्वेस्टमेंट की,
वो 1-2 साल में उन्होंने देखा है कि मार्केट बढ़ गया है तो उनको मजा आ रहा है और राइट, पैसे लगा दें। राइट। बट ऐसा नहीं होता, इक्विटी मार्केट्स आर सिक्लिकल इन नेचर। ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ऐसे ही चलता है और यही इसका फेट है, ऐसे ही चलेगा मार्केट। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। अब आपको ये देखना है कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम इन साइकिल्स को राइड कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये सोच के कर लिया कि हमने इन्वेस्टमेंट करा है, कि हमने पिछले 2 साल में पैसे खूब सारे बनाए हैं और हम अपना सारा पैसा इसी में लगा दें, हुँ, इट इज नॉट द राइट नॉट अप्रोच। राइट। तो मैं यूथ्स को कहूंगा, प्लीज अंडरस्टैंड मार्केट, पढ़िए, रिसर्च करिए। और आप, आपके पास अगर टाइम नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है, प्लीज अप्रोच द एक्सपर्ट्स जो इस काम में आपकी एड कर सकें। हुँ, तो सेबी ने कुछ, सेबी मतलब जो रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ लोगों को इंटाइटल किया हुआ है जिनको रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कहते हैं। आई एम वन ऑफ देम। तो हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने इस फील्ड में बहुत साल काम किया है, हमारे पास नेसेसरी क्वालिफिकेशंस हैं। हमारी रिलेशनशिप हमारे इन्वेस्टर्स के साथ एक डॉक्टर पेशेंट की तरह होती है। तो डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप की तरह वी से कि आपको अपना सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करना हुँ, चाहिए। कि जब हर बार आप कोई भी बीमारी हुई तो चलो क्रोसिन ले लिया हुँ, या कुछ भी कर लिया, तो ये सब कुछ समय तक ठीक चलता रहता है। कोई मेजर एलिमेंट हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी इसी नजरिए से देखें। और आप, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, खुद रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, खुद स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता है, ट्रू। तो आप जो है प्लीज एक्सपर्ट्स के पास अप्रोच करिए एंड उनसे एक अपना एक सोल्यूशन बनवाइए कि हमें कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। और हर चीज सिर्फ पैसे कमाने के लिए, दुगने तिगने करने के लिए नहीं करा जाता है। आप ये भी सोचिए कि आपका पैसा आधा भी हो गया तब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट की सिचुएशन खराब हो गई और वो मार्केट स्टॉक प्राइस लेट्स से 100 रुपए का 80 रुपीज हो गया। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? हुँ, क्या आप अपना पैसा रिडीम कर लोगे डर के मारे कि यार मेरे तो 100 रुपए के 80 रुपए रह गए, मैंने इतनी मेहनत से अपने 100 रुपए कमाए और वो 80 रुपए रह गए, 20 रुपए खो गए? या फिर आप, अगर आपने रिस्क रिसर्च लेंगे। करी है, स्टडी करी है, आप थोड़ा सा और पैसा लगा के उसमें कर, क्या आपके करेक्ट, अंदर ये कन्विक्शन है? सो बेसिकली हर एक के अंदर नहीं होती है, हर एक का एप्टीट्यूड डिफरेंट होता है, हर एक का एटीट्यूड अलग होता है। राइट। तो ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैं स्पेशली यूथ्स को जरूर ये कहना चाहूंगा, प्लीज आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट मत करिए। इसलिए मत करिए क्योंकि आपके दोस्त ने पैसा लगाया है, ये बहुत जरूरी है कि आप राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। आगे चलने से पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हिंदुस्तान में यानी हमारे कंट्री में सिर्फ 991 ही रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर्स हैं और जिनमें से एक आपके सामने आज बैठे हैं मिस्टर गौरव गोयल जी। तो इसलिए जो भी सेगमेंट से बता रहे हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको डीपली समझना, क्योंकि यही आपके आने वाले फ्यूचर में, आपके आने वाले इन्वेस्टमेंट्स में आपकी मदद करेगा। सर, टॉकिंग अबाउट द इक्विटी मार्केट, एंड अभी आप बता भी रहे थे, तो व्हाट्स गोइंग ऑन इन इक्विटी मार्केट राइट नाउ? या सो इक्विटी मार्केट्स बड़ा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है और एज आई सेड ग्लैमर पोर्शन है इन्वेस्टमेंट्स का। यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा ही होता चलता रहता है, रहता है। ऐसा कभी कोई पीरियड नहीं होता है कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। एक्शन एक्शन ओरिएंटेड रहता है ये हमेशा। तो आज की डेट में भी अभी कुछ समय पहले तक ही हम वी वर टचिंग ऑल टाइम हाइज या ऑन वेरियस इंडाइसेस। हम लोग बिल्कुल हाइस पे थे। मामूली सा अभी कुछ समय करेक्शन हुआ है 2-3% का, बट हम लोग मोर लेस वी आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल ऑन equity markets in India more so। एंड equity markets ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं पिछले 2-3 सालों की बात करें। इनफैक्ट कोविड के बाद से हम लोग एक बुलिश ट्रेंड में हैं जहाँ पे मार्केट्स बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिले हैं। बट ये भी समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि इक्विटी मार्केट्स में आज की डेट की वजह से मार्केट्स थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं क्योंकि रिटर्न्स इतने अच्छे जनरेट हुए हैं। तो अगर हम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें तो इक्विटी मार्केट्स थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया। जब हम इक्विटी मार्केट्स की बात करते हैं तो यूजुअली हम लोग 3 कैटेगरीज में से सब डिवाइड करते हैं।
लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो लार्ज कैप स्टॉक्स टॉप फ्यू कंट्रीज होती, टॉप फ्यू कंपनीज का एक ग्रुप है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स बाकी कंपनीज का ग्रुप है जो कंपैरेटिवली छोटी छोटी कंपनीज कंपनीज होती हैं। तो मिड और स्मॉल कैप कंपनीज का वैल्यूएशन अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो एक एक रेशियो होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो उसके थ्रू हम लोग जो हैं ये मालूम करते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना एक्सपेंसिव है। तो हम लोगों ने जब ये एनालिसिस करके देखा तो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल उनके हिस्टोरिकल एवरेजेस से बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आज की डेट में कंपेयर टू इंडिया पीयर्स, जो बाकी ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं दुनिया भर में, हम लोग थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। इसलिए थोड़ा कॉशन की ज़रूरत है, खासकर शॉर्ट टर्म में। अगर कोई शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 1 महीने के लिए कर रहा है, कोई 3 महीने के लिए कर रहा है, कोई 6 महीने के लिए कर रहा है, या 1-2 साल के लिए कर रहा है, उनके लिए इट इज़ अ ट्रिकी टाइम। हो सकता है उनको इन्वेस्टमेंट में थोड़े लॉसेस भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। प्रैक्टिकली अगर मुझसे कोई पूछता है इस पीरियड के लिए कि हमें 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 6 महीने के लिए, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि आई एम नॉट क्वालिफाइड टू गिव दैट इन एडवाइस। वो इसलिए है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जो भी यहाँ पे बैठ के कहेगा कि मैं 100% कह रहा हूँ कि 6 महीने में दुगना हो जाएगा मार्केट या 40% बढ़ जाएगा, वो दोज आर ऑल इंटेलिजेंट गेसेस। हर कोई दे सकता है, आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, बट वो गेसेस हैं। नोबडी नोज व्हाट्स कमिंग, है ना? क्या अभी There's no guarantee. ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, इफ इट एस्केलेट्स इट कुड बी एनीथिंग। बट हम लोग जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स देखते हैं, इस शॉर्ट टर्म पीरियड में तो ऐसे ऐसे चल ही रहा है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखें और लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, मार्केट्स आर लाइक दिस, अपवर्ड स्लोपिंग। और ये जो अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म लाइन में फ्लैटन हो जाते हैं बिल्कुल। अगर आप 10 साल का पीरियड देखें, 20 साल का पीरियड देखें, तो आपको ऐसे लाइन दिखाई देगी। और शॉर्ट टर्म पीरियड में 1 महीने का देखें, 3 महीने का देखें, तो ऐसे ऐसे आपको ये दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वरना आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो हम लोग जो एडवोकेट करते हैं, और देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म में नहीं करना चाहिए, कुछ लोग शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, बट क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी रहती है, रिटर्न्स बनाने की संभावना ज़्यादा अच्छी होती है, और इक्विटी मार्केट्स आर द बेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड परहैप्स। इक्विटी मार्केट्स को आप चाहे रियल एस्टेट से कंपेयर कर लो, चाहे गोल्ड से कंपेयर कर लो, हिस्टोरिकली एंड अदरवाइज दे हैव गिवन द बेस्ट रिटर्न्स। सो मैं आपके साथ डेटा भी शेयर करूंगा आगे कि क्या रिटर्न्स रहे हैं हिस्टोरिकली। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, आप इक्विटीज की बात करेंगे, तो मेरे हिसाब से इंडिया के पर्सपेक्टिव से नेक्स्ट 2 डेकेड्स आर गोल्डन डेकेड्स फॉर इंडिया, एंड देयर आर रीजंस। हम लोग इतना बुलिश क्यों हैं इंडिया में आज के तारीख के हिसाब से और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? माय आंसर इज आई डोंट नो, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से वी आर इनटू अ गोल्डन स्टेज, एंड it's great to be into equity markets with a long term bent of mind. Long term benefits. Yeah, so like you just mentioned the Iran and Iraq war, Iran and Israel war, Israel, yeah. I'm so sorry, Yeah. Iran and Israel, war which is Yeah, going on there's right a now. tension happening in Yeah, Middle it East, is. It is, and I think every day we read lots of articles about it. और Yeah. कहाँ, because जीवन लाइफ में इन चीजों का तो इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, Yeah. पॉलिटिकली इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, Yeah. बट कितना ये मार्केट में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से Yeah. पड़ता है? So as I said, short term में equity markets की आप markets की हिस्ट्री उठा के देख लो, there has never been a time, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ ना कुछ इशू नहीं चला है। इफ यू वुड रिकॉल 2 साल पहले, 2-3 साल पहले तक यूक्रेन रशिया वाज सो इम्पोर्टेंट। अब ईरान इसराइल चल रहा है, इस बीच में इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया था पैलेस्टाइन ने, बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है। अभी यूएस में इलेक्शंस आने वाले हैं, इससे पहले इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई था और अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, इन्फ्लेशन वाज अ बिग वरी, चाइना में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये सब इवेंट्स हमेशा चलते रहेंगे। और आप अभी इलेक्शंस आए थे इंडिया में, इलेक्शंस का इम्पैक्ट या है, सो इलेक्शंस का इम्पैक्ट था। तो आप ये बिलीव करके चलिए कि
ये अगर ये रिजॉल्व भी हो जाए, अभी वी डोंट नो क्या होगा। जनरली मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ टेंशन होता रहता हमेशा है, ही रहती हाँ। है और ये रहेगी। तो अगर ये हो भी जाए तो कुछ और आ जाएगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। हम्म। दैट इज वाई वी से शॉर्ट टर्म में इट इज एक्सट्रीमली zigzag। डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। कुछ नहीं पता है। मोदी जी को छींक आ जाए, बीमार पड़ जाए तो मार्केट पे मार्केट हिल इम्पैक्ट आ सकता है, जाएगा। बिल्कुल। सो एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग। दैट इज व्हाई प्लीज अवॉइड द शॉर्ट टर्म थिंकिंग, गो लॉन्ग टर्म। एंड ये सब चीजें मैं कहता हूँ, हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, ये सब इवेंट्स विल अपीयर एज अ मेयर ब्लिप ऑन द चार्ट। मतलब एक हम्म। छोटा सा एक इवेंट आएगा जो आप लॉन्ग टर्म चार्ट में देखेंगे, दिखाई भी नहीं देगा इस इवेंट को। तो राइट। आप लॉन्ग टर्म में जब देखोगे 10 साल में, अरे इतने सारे इवेंट आए थे। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, कोविड कोरोना हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ हम्म। गए थे, इंटरेस्ट रेट्स घट गए थे, इन्फ्लेशन आया था, उसने उसके ऊपर बॉम्ब कर दिया था, रशिया वॉर हुआ था, हम्म। इंडिया ने पोखरण ब्लास्ट किया था उस समय। हम्म। सो दीज थिंग्स विल कीप हैपनिंग। हम्म। आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म, फंडामेंटल बेसिस पे आप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, इक्विटीज के बाद अपने रिस्क को समझिए एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट, you will not be disappointed. टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, टॉकिंग अबाउट द मोदी जी Yeah, स्पेशली, अभी रिसेंटली इलेक्शन के बाद यानी 2024 में जो चुनाव हुए, उसके बाद हमने मार्केट में एक बहुत बड़ा, जब रिजल्ट्स आए yeah, और चीज़ें सामने आई, मार्केट में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं भूचाल आया हुआ था। yeah, यू नो, पीपल वर टॉकिंग अबाउट दैट, वाज द वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टॉपिक एट दैट पर्टिकुलर yeah, मोमेंट, जहाँ पे हर कोई इस बारे में बातचीत कर रहा था। yeah. कितना ज्यादा मायने रखता है गवर्नमेंट का बदलाव किसी भी Yeah. मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में या इन चीजों में? So it is. So मैं इस चीज को इग्नोर नहीं करूंगा कि गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस क्या होती है। इनफैक्ट एक अच्छी गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट कर कर सकती है, सकती है, कर हंड्रेड सकती है, परसेंट राइट? तो और एक बुरी गवर्नमेंट उस डुबा भी इकोनॉमिक सकती एक्टिविटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर सकती है। है। तो यहाँ तक कहना बिल्कुल इम्पोर्टेंट है कि अल्टीमेटली इट इज इम्पोर्टेंट कि एक गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसा बनाना है जो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर सके, और लोगों की तरक्की हो सके, हम एक्सपोर्ट्स कर सकें, इंपोर्ट्स अपने कम कर सकें। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हम्म। गोज इनटू इट। अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो नेचुरली पीपल, सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विल आल्सो डू वेल। राइट। तो एट द सेम टाइम हम लोग के लिए बहुत जानना जरूरी है कि हम एक डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट में रह रहे रहते हैं। हैं, एंड देयर कुड बी चेंजेस एनी टाइम। यू नेवर नो, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन हुए, हु नोज, एनीथिंग कैन हैपन। अ गुड गवर्नमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ बैड गवर्नमेंट और वाइस वर्सा, हम्म। कुछ भी हो सकता हम्म। है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी डेमोक्रेसी के बहुत बेनिफिट्स हैं, और इसको हम लोग कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे ना, 15 साल का टर्म देखेंगे, 20 साल का टर्म देखेंगे, तो गवर्नमेंट्स भी चेंज होंगी, इकोनॉमिक हम्म। पॉलिसीज भी चेंज होंगी, अच्छी गवर्नमेंट भी आएंगी, बैड गवर्नमेंट्स भी आएंगी, हम्म। और वो भी एक तरह से एवरेज आउट हो जाता है। हम्म। But I agree with you. A अच्छी government will accelerate, and a bad government will taper it Decline. down a little bit. Yeah. But आप long term के हिसाब से देखिएगा, हमारे actually 1990s में बहुत सारी coalition governments बनी हैं। उसके हम्म। बाद 2004 से फोर्स 12 तक के बीच में भी हमारी coalition governments थी। अभी भी alliances हैं है, बहुत सारी। अ स्मॉल वन pressures बट है। pressures होते हैं, हम्म। political pressures होते हैं, ये होता है। But ultimately country is growing at a good economic rate, right? And we believe that हमारी country India, जैसे मैंने बताया 20 साल का गोल्डन पीरियड चल रहा है, मे बी मोर ऑल्सो। उसके पीछे रीजंस हैं। हमारी डेमोग्राफी, कंट्री की डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी मतलब एक मीडियन एज ऑफ द कंट्री इज जस्ट 27 years। वी आर अ यंग पॉपुलेशन, हम लोग एक यंग पॉपुलेशन है। हमारे पास इतने स्किलफुल लोग, जो पढ़े लिखे, एडुकेटेड, इंग्लिश स्पीकिंग सिटीजन्स हैं, जो who can contribute to the economy for next several 7 years। years। देर आर अदर इकोनॉमीज जो पीक आउट कर रही हैं अपनी डेमोग्राफी पे। जापान को हम लोग कहते हैं कि इट इज बेसिकली अ हॉस्पिटल, बिकॉज वहाँ पे सारे के सारे बूढ़े पॉपुलेशन है। इवन बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का भी यही हाल है। यूरोप को हम लोग बोलते हैं म्यूजियम है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ आर्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट ओवर। चाइना इज लाइक प्रैक्टिकली लाइक अ जेल। तो हमारी कंट्री के
डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिजिटलाइजेशन, जिस तरह से हमने डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया है, इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ commendable. डिफरेंस. Yeah, it सो is. अगर हम इन सब फैक्टर्स को कंबाइन करके देखें तो इंडिया इज यूनिकली प्लेस्ड, एंड I am very optimistic about India going forward for next 20 years. Uh, Politicians and political class might come and go, but India is on a growth trend, Growth. and we will do very well over next 20-30 years. Trust me, if you do, अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट सही ढंग से करते हैं, आप you will make tremendous amount of wealth. आपकी बहुत सारी wealth generate कर सकते हैं. So basically sir is saying कि this is the right time to invest. बिल्कुल सही समय चल रहा है अभी इन्वेस्टमेंट करने का. एंड टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, क्योंकि अभी बातचीत हम थोड़ी गवर्नमेंट के बारे में कर रहे हैं, तो रिसेंटली अभी बजट भी आया Yeah. 2024 का. Yeah. कई सारी चीजें बदलाव देखने को मिले इस Yeah. बजट में. बहुत सारे पॉइंटर्स लोगों को उम्मीद थी आएंगी, वो नहीं आई. बहुत सारे Yeah. पॉइंटर्स नए इंट्रोड्यूस किए गए. What's your take on this budget? So my take on the budget is that ये काफी प्रोग्रेसिव बजट था. बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक इंटरिम बजट आया था फरवरी में, एंड दिस Yeah, इज अगेन पार्ट 2 ऑफ that दिस budget. दिस फाइनेंशियल ईयर बजट. Hmm. एंड अगर हम उसे उन दोनों को कंबाइन करके देखें तो बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है. बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये बजट आया है उसमें, क्योंकि बहुत सारा एलोकेशन एक्चुअली फर्स्ट पार्ट में हो गया था. Hmm. इस पार्ट में जैसे हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने केपेक्स काफी बढ़ा दिया था थोड़ा उस समय. अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने एम्फसाइज किया है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर. इंडिया की Skill एक development. बहुत मेजर इशू है कि हम लोगों के यूथ्स आर अनएम्प्लॉयड. तो ये फोकस ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ ऑफ गवर्नमेंट मनी इज गोइंग टूवर्ड्स जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ओवरऑल इट वाज अ प्रोग्रेसिव बजट. बहुत सारे लोगों को जो स्टॉक मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं या अदरवाइज इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको शायद इसलिए अच्छा नहीं लगा कि गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ा दिया है. लॉन्ग टर्म का LTCG आपका 10 से 12.5 कर दिया है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 15 से 20% करा दिया. इसलिए शायद खासकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वाले या डेट मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट, उनको थोड़ा सा इंडेक्सेशन बेनिफिट, डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों को इंडेक्सेशन बेनिफिट का फायदा ना मिले, इस वजह से थोड़े निराश होंगे. बट अगर आप पूरा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें, मेरे हिसाब से बजट इज बीन वेरी गुड, एंड इट इज ऑन द right track to take Indian economy forward. There's a one more point of mine, because we are talking about ki long-term investment and short-term Yeah. investment. I have seen lots of youth nowadays. मैं कि जो अपना करियर एक स्टॉक मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, Yeah. and they more of them is believe into short time investment. Yeah. I'm talking about intraday or something. They Yeah. invest every day. Absolutely. They exit the market, they enter Yeah. the market. Some of them faces losses as well. Yeah. And so what you suggest, because you are someone to whom people can rely and people Yeah. can understand the situations on. So as I said, पंखुड़ी ये बिल्कुल गैम्बलिंग है एक्चुअली. इसीलिए आपने देखा होगा पीछे से भी जो रेगुलेटर है उसने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि इसे हम लोग कंट्रोल कर सकें. ये एक्चुअली आप जानते ही हो, गैम्बलिंग It is. गैम्बलिंग इज एडिक्टिव. इसी तरह से फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंटरडे वगैरह भी एडिक्टिव होता है. और सेबी की एक रिपोर्ट आई हुई, अगर आप अपना ब्रोकर अकाउंट खोलेंगे तो उसमें बताएंगे 9 out of 10 people tend to lose their money. सो बट क्या होता है, क्योंकि एडिक्शन होता है तो ये इसका पता नहीं चलता है, लोगों को फैसिनेट करता है बहुत ज्यादा. बट हम लोग जब ट्रेडिंग कॉल्स, मतलब आई हैव सीन दिस एनवायरनमेंट वेरी वेरी क्लोजली. तो जैसे हम लोग कॉर्पोरेट्स वगैरह में भी काम करते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं, और ट्रेडिंग कॉल्स में अगर आपकी 10 में से 5 कॉल्स ठीक चली जाती हैं, और वो किसी की भी जा सकती हैं, आप भी ऐसे ही करो कि हाँ ये ले लो, ये बेच दो, ये ले लो, तो आपकी 10 में से 5 कॉल मिल सकते ठीक जानी चाहिए. और हम लोग ट्रेडिंग में कहते हैं कि अगर आप 10 में से 6 कॉल आपकी ठीक चली गई, यू आर एन एक्सीलेंट ट्रेडर. बट ये 6 कॉल्स में लाना भी मुश्किल होता है. और आपका एक कॉल ठीक चला जाता है तो आपको लगता है आपने बहुत बड़ा अचीव कर लिया, और आप और पैसे लगा देते हैं, और आप सेकंड और थर्ड ट्रेड में वो लूज कर जाते हैं. सो आई वुड एडवाइज एवरीवन, स्पेशली यंगर पीपल, टू अवॉइड फ्यूचर्स, ऑप्शंस, इंटरडे ट्रेड्स.
invest in good quality stocks for a long term purpose and you will make a lot of money. ये अगर आपको गैम्बल करना है, शौक करना है, शौक पूरा करना है, So do तीन it. पत्ती खेलो, पोकर खेलो, कसिनो में जाके अपना वो कर लो, लेकिन अपना हार्ड एंड मनी बहुत सारा मत लगाओ। अगर आपके पास 100 रुपए है ना, तो आप 2-3 रुपए निकाल के खेलने के लिए कर लो, अगर आपको इतना ही शौक पड़ा हुआ है। बट अपने 97-98 रुपीज के साथ प्लीज खिलवाड़ा मत करो। Really, exactly. That's you should always listen to the experts. And क्योंकि बातचीत हम कर रहे हैं एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के ऊपर बात कर रहे हैं, और अगर बात बीच में अडानी ग्रुप की ना आए तो आई थिंक कन्वर्सेशन अधूरा है। और रिसेंटली आज आई थिंक इस हफ्ते की ही न्यूज़ है कि देर आर सम tweet by the Hindenburg again, which create chaos in the market again. You know, कि something big is coming soon. How you see this? And you know, it will create any kind of chaos in the market again? So, पंखुड़ी, ये हिंडनबर्ग ने 18 months पहले भी एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी एंड दैट वाज डायरेक्टेड एट अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। और उस समय भी बहुत हल्ला मचा था, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में करेक्शन भी आया था, बहुत मेजर करेक्शन आया था, बट उसमें से कुछ निकला नहीं। सो मतलब हम लोग कहते हैं माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, तो ये जो है खुदा पहाड़ निकली चुहिया जैसी स्थिति थी। अल्टीमेटली जब आपका पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ और कोर्ट्स में भी पहुंची ये बात, तो बेसिकली क्लीन चिट थी। बट आई डोंट वांट टू कमेंट कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बट ये थोड़ा सा हिंडनबर्ग का पूरा प्रोसेस थोड़ा सा मोटिवेटेड लगता है। इस बार उन्होंने फिर से एक रिपोर्ट निकाली है, इसमें इन्होंने अडानी के बारे में तो बोला ही है, बट इट इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच। तो माधवी जी के ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, बट मेरे को थोड़ा सा उसमें ना कोई कॉन्क्रीटनेस नहीं लगती है एलिगेशंस में। इसलिए नहीं लगती कि ये सारे एलिगेशंस तब के उन्होंने बोले हैं जब वो सेबी की चेयरपर्सन नहीं थी। तो और जहां तक मुझे मालूम है उन्होंने सेबी को डिस्क्लोजर्स भी दिए हैं, बट ओवरऑल फ्रॉम अ स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल रादर देन एन इंस्टीट्यूशन। सो इट इज नॉट रियली डायरेक्टेड टुवर्ड्स अडानीज और स्टॉक मार्केट इन जनरल और इंडिया इन जनरल, बट एक इंडिविजुअल के बारे में। एंड अगर लेट अस अज्यूम एलिगेशंस में कोई ट्रूथ भी है, इट इज मोर अबाउट एन इंडिविजुअल। सिस्टमैटिक सिस्टम को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इज माय टेक ऑन इट। हैविंग सेड दैट, पॉलिटिकली इट विल क्रिएट अ फ्लटर, थोड़ा बहुत इधर उधर इश्यूज आएंगे, ट्रेडर्स इस चीज का एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, बड़े बड़े मैनिपुलेटर्स ऑपरेट करते हैं स्टॉक मार्केट में, सब होएगा, कुछ समय तक न्यूज रहेगी, फिर इट विल मेरे हिसाब से इट विल फिजल अवे। So that is my take on it. ये सब इस तरह की चीजें होती रहेंगी। And I do agree on this point 100%, because right now what my take on it is like whatever I am reading stuff is that कि अभी इस रिपोर्ट के लिए, हिंडनबर्ग के नए रिपोर्ट के लिए अब इंडियन मार्केट थोड़ी सी चालाक हो गई है। Now I don't think that chaos that happened before इस बार आएगा, क्योंकि there are already so I agree with you। ये सब चीजें एक तो पहले हम लोगों ने एक्सपीरियंस करके देख लिया, इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। अडानी के सारे स्टॉक जितने थे सारे के सारे प्रीवियस प्राइसेस से बेटर ही ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो अनलेस कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस हो, कुछ हो, इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकले, आई डोंट थिंक ये सब चीजें होती रहती हैं। ये इस तरह का गेम चलता रहता है मार्केट में। You know, because talking about the Adani, there is recent news, आज की ही खबर है, और ये भी it's also one of the very major point, because it's very fascinating for me as well, तो इसलिए मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी। आज सुबह की खबर है कि रिलायंस ने कई सारे एम्प्लॉइज को बाहर किया अपने कंपनी से। Everyone is talking, you know, different point of view. Someone saying because you have invested a lot of money in your son's wedding, so that's why you want to, you know, conclude it again. So what do you think? इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अंबानी ग्रुप पे भी अच्छा, रिलायंस पे भी अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ। So स्टॉक मार्केट्स पे नहीं पड़ेगा, because in fact जब आप अपनी कंपनी को एक ट्रिम करते हो, you try to make it leaner and meaner,
तो अगर आप कुछ फ्लैप को कम करते हो तो इट इज गुड फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव फॉर एनी कंपनी। ये अच्छा कंपनी की हेल्थ के लिए अच्छा है। जो आप पॉइंट रेज कर रहे हो इट इज एन एथिकल क्वेश्चन, एथिक्स का क्वेश्चन है फॉर एनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स कि आप अपना चैरिटी पे पैसे खर्च कर रहे हो या अपने वेकेशन पे खर्च कर रहे हो या किसी की हेल्प कर रहे हो। उसकी चॉइस दीज आर ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हर एक के सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, हर एक के अपने इंडिविजुअल ढंग से उसे रिस्पॉन्ड करना होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अडानीज डू अ लॉट ऑफ चैरिटी ऑल्सो, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत क्रिएट करते हैं, बहुत सारी नो चीजें भी डाउट करते हैं। अगर कोई पॉलिसी डिसीजन फ्रॉम एन इकोनॉमिक फ्रॉम अपनी कंपनी के पर्सपेक्टिव से लिया, इट इज आई थिंक इट इज देयर चॉइस एंड ethically it's open to debate. आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट कि दैट कौन कितना एथिकल है कौन कितना नहीं है, मैं कितना एथिकल हूँ या कौन नहीं है। इट इज individual centric and I leave it on individual choices. because we are talking about the investment and market. Yeah. How you see Indian market जो है वो आने वाले टाइम में कितना kind of grow कर Yeah. सकता है और इसका स्टॉक? So very good question, Pankudi, and it is a very relevant question. As I said, हम लोग जो है एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और मैंने आपको रीजंस बताए थे कि क्यों इंडिया इतना इम्पोर्टेंट है, एंड मैं इसीलिए मार्केट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊँ तो आप रियलाइज करोगे जब सेंसेक्स क्रिएट हुआ था 1979 में, अब तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 45 इयर्स हो गए हैं। और इक्विटी मार्केट्स में करीब करीब उसमें सेंसेक्स में एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न 14.5% के दिए हैं, प्लस डिविडेंड्स भी आए। अज्यूमिंग कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 14.5% के हिसाब से तो बहुत अच्छा रिटर्न बनता है। इस चीज में मैं आपको एक नंबर थ्रो करना चाहता हूँ, स्टैटिस्टिक्स, कि अगर आप लेट अस अज्यूम आप हर महीने कुछ पैसा लगाते हैं उस प्रोडक्ट को हम एसआईपी बोलते हैं, सब लोग जानते होंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर कोई 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है और मैं आपको 14.5% बोला है, उसको छोड़ दीजिए, अगर हम 12% पे ग्रो करें तो आप लगभग 20 साल तक अगर इन्वेस्ट करें, हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आप जो है 1 करोड़ रुपया क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर 20 years, 10,000 rupees every month. every month. Wow. So this is a fantastic number. So Yeah. I'm trying to say कि वेल्थ क्रिएशन आराम से हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना सही अप्रोच के साथ करें। इसमें एक जरा सा चेंज करूंगा मैं। लेट अस अज्यूम आप कहीं पे काम कर रहे हो, आपकी सैलरी 10% बढ़ रही है और आप अपना इन्वेस्टमेंट इनटू एसआईपी 10,000 की बजाय हर हर महीने हर साल 10% भी बढ़ा रहे हो, आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, आपने इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट भी अपना बढ़ा रहे हैं। बढ़ा दिया, तो 10,000 के बजाय वो 11,000 का नेक्स्ट ईयर हो गया, 11,000 पे फिर 10% आपने नेक्स्ट ईयर बढ़ा दिया। इस तरह से अगर आप करते रहोगे तो 20 साल में करीब करीब आपका 6.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। Wow. सो दिस इज अ बिग नंबर, That's a good बट number. अनफॉर्चुनेटली होता है क्या, लोगों के अंदर डिसिप्लिन नहीं रहता है और वो लोग क्या करते हैं, अपनी एसआईपीज बीच में टर्मिनेट कर देते हैं। अपना किसी ने कह दिया मार्केट तो नीचे गिरने वाला है तो कह देंगे कि चलो निकल जाओ, अभी निकल जाओ, बेच दो सारे के सारे, पैनिक कर जाते हैं। तो हम लोगों को एक प्रोसेस पे अगर हम स्टिक करें, सही तरीके से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते रहें और बहुत कुछ अपने आसपास के केओस को, कंफ्यूजन को, नॉइस को एलिमिनेट कर दें तो आई थिंक वी विल डू फैंटास्टिकली वेल। एंड इंडिया से ज़्यादा अच्छी आपको कंट्री नहीं मिलेगी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन पर्सपेक्टिव। जो कंट्री 7-8% पे ग्रो कर रही हो इन रियल टर्म्स, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड, और अभी भी हमने सिर्फ सरफेस को स्क्रैच किया है, अभी तो हम लोग डीप डाइव कर ही नहीं है इंडिया में, क्योंकि हम लोग बहुत लेट थे अपने लिबरलाइजेशन करने में। चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया इस पीरियड में, तो अभी तो हम लोगों की जर्नी शुरू हुई है। जहाँ पे हमें पहुंचना है उसमें 20-30 साल लग जाएंगे और जब हम वहाँ पे पहुंचेंगे तो आप मिरेकल देखिएगा क्या होगा उसमें। Yeah, for sure. Because we are talking about the investment over here. हम जिस एरा में हैं अभी, हर कोई चीज़ों के लिए एडवाइसेस देता है। For their health, they are taking advices. For the health advisor, people who are going to gym every day, they take advices from the trainer. Yeah.
यहाँ तक कि फैशन के लिए भी पीपल टेक एडवाइसेस फ्रॉम द पीपल हु आर सराउंडिंग ओवर देयर और फैशन एडवाइजर। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी बिग थिंग, इट्स समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर लाइफ, द मनी यू अर्न, और कैसे उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। बट मैंने ऐसा देखा है कि बहुत कम ही अवेयरनेस है इन इंडिया, जिन्हें लोग एक एक्सपर्ट की, एक सही मायने में जिसे एक्सपर्ट कह सकते हैं, वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हैं। What do you think? How this is important in someone's life, So as I said, it's very very important. और आपके माध्यम से if I can spread इन्वेस्टर एजुकेशन, अगर मैं थोड़ा सा इस बारे में स्प्रेड कर सकूं ज्ञान, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये हमारे कंट्री में, इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर, मैंने थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, मैंने रियलाइज किया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑन फिनेंसेस बहुत कमज़ोर है। और उसके पीछे एक रीज़न ये है कि हमारे स्कूल में फाइनेंशियल प्लानिंग और इन सब चीज़ों का बारे में शिक्षा नहीं मिलती है। और ये इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द करिकुलम। इनफैक्ट मैंने कुछ लिखा भी था इस बारे में कि ये हमारे स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है और ये आना चाहिए। और इसीलिए लोग जो हैं आनन फानन में कहीं पे भी अपना पैसा किसी भी तरह से डाल देते हैं। उनको मालूम नहीं होता है या समझ नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मुझसे कहा, मेरे को समझ नहीं है, मैंने देखा कि अरे पंखुड़ी तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो आपने आपने मुझे बोला कि आप यहाँ पे पैसा लगा दो। मैंने कहा चलो लगा देता हूँ। अब मेरे को समझ में नहीं है कि क्या है, लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर बन तो सब जाते हैं अपने आप दवाइयां लेके, लेकिन उसका फर्क क्या पड़ सकता है, आपको क्या बीमारी और हो सकती है अगर आप सेल्फ मेडिकेशन लेंगे। इसी तरह से आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। 1 लाख 1 करोड़ बनेगा या 1 लाख 20 लाख में कन्वर्ट होएगा, ये बहुत फर्क हो जाता है। तो ये कुछ सालों बाद अगर आप सही ढंग से अप्रोच करें तो हो सकता है 1 लाख आपका 1 करोड़ बन जाए, बट 1 लाख आपका 10 या 20 लाख ही बनेगा, तो अल्टीमेटली लॉस आपका है। I'm still stuck one of your replies of your question, जहाँ आपने कहा कि monthly अगर 10,000 भी you invest, तो after 20 year you can go to 6 crores. Because why I raise this point over here, हम जिस सोसाइटी में या हम जिस कंट्री में है, वहाँ पे अपर क्लास जो लोग हैं वो कम है, और हमारे एरा में, हमारे सोसाइटी में मिडिल क्लास जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। और वो कहीं ना कहीं सोचते हैं या समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट बड़े लोगों का काम है, जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास ज़्यादा चीज़ें हैं। देयर आर लैक ऑफ नॉलेज, आई विल से, कि लाइक यू जस्ट सेड कि इवन यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 पर मंथ, इट कैन रीच टू अ ग्रेट नंबर. So what you will advise to those people who are watching us again right now? very good question पंखुड़ी। ये बहुत जरूरी है कि ये इन्वेस्टमेंट ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों ने बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया है। तो ऐसा नहीं है। आप जैसे ये SIP वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, और इसमें मैं एक डिस्क्लेमर जो देना चाहूँगा, ये अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पे रिस्क होता है। तो मेरे कथनानुसार कि वो इतना हो जाएगा अमाउंट इज डिपेंडेंट अपॉन कि मार्केट कैसे ग्रो करता है। ये मैंने हिस्टोरिकल बेसिस पे बोला है, फ्यूचर कैन बी डिफरेंट, बट हमने जो ट्रेंड्स देखे हैं उसके बेसिस पे मैंने ये आपको बताया। सेकेंडली, इसमें हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है। 500 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1000 रुपए से भी कर सकते हैं। कोई करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है मंथली, वो भी कर सकता है। सो इट इज मेड फॉर एवरीवन। इनफैक्ट हम लोग तो मैं कुछ अपने एम्प्लॉयज तक का करा हुआ है, जो महीने में अपने 2-2 हजार रुपए अपने निकाल के हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ऑब्वियसली हमने पूरी प्लानिंग करके उनका इन्वेस्टमेंट उनको समझाया है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि 100 के 100 रुपए सारे के सारे वहां पे लगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बट ये बहुत जरूरी है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को समझने की कोशिश करिए, उसका रिस्क भी समझने की कोशिश करिए और मैच करने की कोशिश करिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट करिए। पर ये मैं आपको जरूर बता देता हूँ, अगर आप सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपकी ग्रोथ
यहाँ की बजाय वहां पे पहुंच सकती है। जहाँ पे आप ड्रीम करते हो आज की डेट में, वहां पे पहुंच सकती है। जहाँ पे आप सोचते हो कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा अचीव करना, बट आपके लिए रियल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करनी है तो ये बहुत जरूरी है कि आप सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करो। शायद आज से अगर मैं, मान लीजिए मैं 10 लाख को ग्रो करूं और 20 साल बाद वो 30 lakhs हो जाए और एक तरफ 1 करोड़ हो जाए, तो इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस इन माय, हो सकता है मैं रिटायर जल्दी कर जाऊं अपनी लाइफ में, राइट? हम अपने ड्रीम्स से अचीव कर सकें, हो सकता है मैं अपने जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, पैशंस को परस्यू करना चाहता हूँ, वो सब हम लोग कर सकें, राइट? सो दैट इज द विजन, एंड आपका विजनरी वॉइसेस इज द राइट सब्जेक्ट टू टेल कि आप अपने विजन पे काम करिए। ये छोटी मोटी चीजों पे मत अटकिए कि ये आज इंट्राडे कितना हो गया, आज ऊपर से हम लोग ये खरीद लेते हैं, कल इतना हो जाएगा। आप प्लीज प्लान के साथ अप्रोच करिए। Exactly. And before starting anything, plan is very important, Yeah. And vision, of course, like sir said, it's very important. So, जितनी बार सर हमने अभी बातचीत की इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ एक वर्ड था जो कॉमनली हमने यूज किया throughout the segment, which is risk, which is compound. So, like, what is this risk, and like how impactful it is, and what should, how people should say it. So, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिस्क का मतलब होता है कि हमारे अंदर किसी भी चीज को अचीव करने के लिए कितनी एबिलिटी है, या हमारे अंदर एटीट्यूड क्या है। दो चीजों में से डिफाइन करा जाता है, एबिलिटी टू टेक रिस्क एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। सो एबिलिटी होता है कि जब मार्केट अगर करेक्ट होगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा ऐसी सिचुएशन में। मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से देता हूँ। लेट अस अज्यूम आपके पास रिलायंस का स्टॉक है, आपने रिलायंस के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, वो 20-30% नीचे गिर गया। ऐसी सिचुएशन में आप पैनिक करके क्या करो? क्या आप पैनिक ही हो जाओगे, या आप कहोगे ये तो पार्ट एंड पार्सल है स्टॉक मार्केट का, ऊपर है गया है, नीचे गया है, और मेरे को लगता है कि नीचे आके और सस्ता मुझे मिल रहा है, शुड आई बाय मोर? लॉजिकली ऐसे ही लगेगा, लेकिन हर कोई इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। हर कोई कहता है अरे यहाँ पे तो 20-30% गिरा है, मार्केट इतना खराब हो गया है, ईरान इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, जापान में प्रॉब्लम चल रही है, होने वाले हैं, देश में इतना खून खराबा चल रहा है, तो हम लोग जो है मार्केट तो नीचे गिरने वाला है, ऊपर चल रहा है वैसे भी और बहुत भयंकर ढंग से करेक्ट होने वाला है, जब ये 60-70% पे नीचे गिर जाएगा मैं फिर खरीदूंगा। तो ये किसी को नहीं मालूम है, कोई टाइम नहीं कर सकता है मार्केट को कि कब गिरेगा, कितना गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्या गिरेगा, कब बढ़ेगा, किसी को नहीं मालूम है। ना मुझे मालूम है, ना आपको मालूम है, ना किसी को नहीं मालूम है। तो ये रिस्क जो है कि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की कितनी क्षमता है, उसे हम रिस्क बोलते हैं। या तो ये रिस्क को समझना बहुत जरूरी होता है अपने अंदर, और ये बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कस्टमर का रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। और जैसे मैंने बताया कि एग्जैक्टली तो हम नहीं मेजर कर सकते हैं, लेकिन लोग क्या करेंगे अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी है पर रिस्क के लिए एटीट्यूड है क्या। रिस्क तो ले सकते हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप 5 लाख रुपए पे रिस्क ले सकते हो अपना, लेकिन आप 5 लाख रुपए पे आपका एटीट्यूड क्या है? क्या आपका एटीट्यूड ये कि अरे नहीं तो 5 लाख तो गया तो और भी चला जाएगा, मेरा 95 लाख भी चला जाएगा, तो मैं इस पे पैनिक करके कर दूं, दिस इज एटीट्यूड। ये दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो as of course results vary, depend करता है जितना, is it like can I say it like that कि it's important, similarly it's important like you are taking the risk, but it's important कि आप कितना अपनी सेगमेंट्स को उसको अलग करते हो और तब इन्वेस्ट करते हो और उस पर रिस्क लेते हो। It's about the mental so process हम लोग as जब well. फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम लोग ये जो देखते हैं 100 रुपए में, लेट अस अज्यूम आप बैलेंस कस्टमर हैं, तो हम लोग कहेंगे आप 60% अपना फिक्स्ड इनकम में लगाइए। फिक्स्ड इनकम में आप डिवर्सिफाई करके, डिवर्सिफिकेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि आप सारे के सारे पैसे एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में नहीं डाल रहे हैं, तो आप डिवर्सिफाई करके आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अपने पैसे डालेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट फिर भी खराब हो सकता है, तो आप एसेट एलोकेशन जब कर रहे हैं तो फिक्स्ड इनकम में
60% डालेंगे और हाई रिस्क प्रोडक्ट्स में 40% डालेंगे। तो ये परसेंटेज एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क पर्सपेक्टिव से। और डिवर्सिफिकेशन इज अनदर इम्पोर्टेंट कि अनदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हम सारे के सारे पैसे एक चीज में नहीं डालें, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं डालें। एज दे से कि एक रॉटन एग कैन पूरा बास्केट को गंदा कर सकता है, उसी तरीके से आप अपना डिवर्सिफाई जितना करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो ड्यू डिलिजेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक ही स्टॉक में अगर आपने सारा पैसा लगा दिया अपना और वो पैसा का किसी वजह से फॉर अनफोर्सीन रीजंस वो स्टॉक नहीं काम करा, तो इसे हम कंसंट्रेशन रिस्क बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका पैसा सारा पैसा डूब सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपने 20 स्टॉक्स में पैसा लगाया और एक खराब हो गया इन्वेस्टमेंट, इट इज ओके, 19 आर स्टिल डूइंग वेल। Exactly. Right? So you have to be very, very careful with where you're investing, what you're investing, and how you're investing. Like I said earlier, हमारे देश में 145 करोड़ की आबादी है और उसमें only 991 सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। एंड जो बातें सर ने, ही इज़ वन ऑफ देम, जो बातें सर ने अभी बताई, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी। एंड नाउ यू विल बी एबल टू चूज टू टेक द राइट डिसीजंस इन योर लाइफ। टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स, so you achieve a lot. Why don't you mention few of them for the audience? So I don't know achievement क्या है. My real achievement would be when people who are listening to me, जो मुझसे सुन रहे हैं, और अगर वो मैंने जो कुछ सीखा है, अगर मैं आपको कुछ पास ऑन कर पाया हूँ, तो आप अपने एंड पर या किसी की मदद से या कुछ करके आप वो गलतियां ना करें जो हम सब लोगों ने पहले करी हैं, जो कर सकते हैं। तो ये आई मीन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फ्रॉम सेल्फ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माय पर्सनल मोटिवेशन पर्सपेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अचीवमेंट ऑन मोर प्रैक्टिकल साइड्स एंड मटेरियलिस्टिकली अगर देखें तो बहुत कुछ अचीव करा है लाइफ में। 20 साल तक मैंने कॉर्पोरेट्स में काम किया है। आई वर्कड विद कॉर्पोरेट्स लाइक बार्कलेज, ICICI, सिंगापुर में काफ़ी साल काम किया है, इंडिया में काफ़ी साल काम किया है। तो अचीव बहुत कुछ किया है एंड नो रिग्रेट्स ओवर देयर, डन वेरी वेल। और सबसे अच्छी बात है, सबसे अचीव ये किया है कि मैंने जिस फील्ड में काम किया वहाँ पे मैंने भरपूर सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और उसी को आज की डेट में मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के थ्रू मैं अपनी वेल्थ भी क्रिएट करता हूँ, उसी के थ्रू मैं अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी वेल्थ भी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। और यही मैं नॉलेज अपने जो मेरे को सुन रहे हैं या जान रहे हैं उनको देने की कोशिश करता हूँ। For sure, talking about the achievements, I think it's an achievement for me and for like visionary voices that you are sitting with us and you are talking and giving us the advice about the investment. तो ये थे आपके सामने मिस्टर गौरव गोयल जी, जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से एक एक बारी की चीज़ें बताई, समझाया कि इन्वेस्टमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे आप राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जितने जीवन में हमारे लिए, जितना हमें अपने आप को अगर ग्रोथ बनानी है, आगे लेके जाना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर आपका कितना ज़्यादा मजबूत हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ आए और एट द एंड यू लाइक टू से समथिंग टू द ऑडियंस। सो थैंक यू सो मच पंखुड़ी एंड आपका पूरा सेटअप एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर हैविंग मी हियर। एंड मैं जैसे बोल रहा था कि अगर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अगर 1% भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्मूथ करने के लिए और आपके प्रोबेबली रिटायरमेंट को अच्छा करने के लिए और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, वेल्थ क्रिएट करवा के या राइट तरीके से करवा के अपने रिस्क प्रोफाइल को जानने के बाद, तो आई थिंक मैंने बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करा है। एंड इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके साथ बैठ के और यहाँ पे लोगों को बताने के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। एंड आई होप इट हेल्प्स एवरीवन। आपको आई एम श्योर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपके अंदर भी इन्वेस्टमेंट को लेके कई सारे क्वेश्चंस होंगे और कई सारी चीज़ें होंगी जो आप जानना चाहेंगे। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट
और वेबसाइट मिल जाएगी मिस्टर गौरव गोयल जी की, जिसके ज़रिए आप जाके उन्हें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जितने भी इंफॉर्मेशंस और क्वेश्चंस और क्योर्स आपके दिमाग में उसे दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडे। फिर मिलेंगे किसी नए विजनरी वॉइसेस के साथ, इस नए टॉपिक और नए आइडियाज़ के साथ। जय हिंद। थैंक यू।